आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 9। आज आदिका और देवांश की शादी थी। सुबह से ही घर में एक अलग शोर उठा हुआ था। हर कोई किसी न किसी काम में बिजी था। बस एक आदिका थी जिसे कोई काम नहीं था। वो बस सबको यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए देख रही थी। बाहर से जितनी शांति, अंदर से मन उतना ही बेचैन था। आज उसकी शादी थी। बस एक यही बात मन ही मन वो दोहरा रही थी। शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसे मैरिज हॉल में ले जाया गया तो वो सेजल और अपने कुछ कजिन्स के साथ वहां आ गई। उन्हीं में से एक लड़की ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। आदिका को वही तैयार करने वाली थी। शाम को तय वक्त से थोड़ा लेट देवांश बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंच चुका था। उसने आज रेड और गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। साथ में रेड कलर का दुपट्टा था। सर पर रेड कलर की पगड़ी और माथे के बीचों बीच एक बड़ा सा तिलक लगा था। उसके चेहरे पर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। शेरवानी में उसका व्यक्तित्व और उभर कर आ रहा था। शोभा ने कुछ औरतों के साथ मिलकर देवांश की आरती उतारी और उसका और उसके परिवार का स्वागत किया। प्रफुल्ल ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की थी। उसके किए गए इंतजाम देवांश और उसके परिवार वालों को अच्छे लगे, लेकिन आज भी उन सबके चेहरों पर कुछ खास संतुष्टि नजर नहीं आ रही थी। उन सबका बर्ताव उखड़ा हुआ सा था। आशा भी आज कुछ ज़्यादा ही उखड़ी हुई थी, क्योंकि रेनू उसके बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी देवांश की शादी में नहीं आई थी। रेनू के साथ उसकी दोस्ती में थोड़ी खटास आ गई थी, जिसका कारण वो कहीं ना कहीं आदिका को समझ रही थी। देवांश आकर स्टेज पर बैठ गया। उसके दोस्त भी उसके साथ ही थे, लेकिन देवांश आदिका को देखने के लिए बहुत बेकरार था। उसकी नज़र रह रहकर चारों तरफ उठ रही थी कि कहीं से आदिका आते दिखे, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। आखिर में जब वरमाला का वक्त हुआ तो आदिका को बुलाया। वो कुछ लड़कियों के साथ आ रही थी। देवांश ने उसे देखा तो निगाहें उसी पर ठहर गई। वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक तो वो भारी भरकम लहंगा और उस पर ढेर सारे गहनों के साथ तो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी। बाकी सब भी आदिका को देखने लगे। वो अपनी नजरें झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती देवांश की ओर आ रही थी। अनायास से देवांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो स्टेज तक आई तो देवांश अपनी जगह से उठा और उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसने अपना हाथ आदिका के आगे कर दिया था। जिस पर आदिका ने सर उठाकर उसे देखा तो वह उसे ही देख रहा था। आदिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने कुछ झिझकते हुए अपना हाथ देवांश के हाथ पर रख दिया। देवांश उसके हाथ को देखकर मुस्कुराया। मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन के साथ ही आज उसके हाथों में सफेद, लाल और हरी चूड़ियों का बड़ा सा सेट था, जिससे उसकी कलाई भी नहीं दिख रही थी। देवांश ने उसके नाजुक हाथों को मजबूती से थाम लिया और आदिका 2 सीढ़ियां चढ़कर उसके सामने आ खड़ी हुई। देवांश उसे देख रहा था, लेकिन आदिका की हिम्मत नहीं हुई सर उठाकर उसे देखने की। एक लड़की ने आकर उन दोनों के हाथों में एक एक वरमाला दे दी। पहले आदिका को वरमाला पहनाने को बोला गया। उसने कुछ झिझकते हुए सर उठाया और देवांश के गले में वरमाला डाल दी और देवांश ने उसे वरमाला पहना दी। वो दोनों स्टेज पर बैठ गए। उन दोनों की तस्वीरें ली जा रही थी। सेजल आदिका के पास आ गई। क्यारा तो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई थी। सलोनी आदिका के पास आई तो आदिका ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो आदिका से मिलने के बाद देवांश से बात करने लगी, लेकिन देवांश उससे बात करने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। हे देव, मॉम से पूछ कर आओ ना मुझे यहाँ और कितनी देर बैठे रहना है। ऐसे आई फील इरिटेटेड नाउ। देवांश ने देव से धीमी आवाज से बोला, लेकिन ये बातें आदिका के कानों में भी पड़ गई थी और उसका मन थोड़ा खराब हो गया। देवांश ने देव के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया और वहां से चला गया। देवांश की नजर आदिका पर पड़ी तो सर झुकाकर किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रही थी। देवांश ने पास खड़ी सेजल को एक कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा तो सेजल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद देवांश ने आदिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा तो आदिका ने सर उठाकर उसे देखा। क्या सोच रही हो? देवांश ने उससे नरमी से पूछा। आदिका ने नाम में गर्दन हिला दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, देवांश ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। आदिका कुछ नहीं बोली। देवांश भी सामने देखने लगा। देवांश के हाथ में आदिका का हाथ था, लेकिन उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो वैसे ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद फेरों का वक्त हुआ तो आदिका और देवांश मंडप में बैठ गए थे। आदिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। देवांश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसे महसूस हुआ कि आदिका का हाथ बहुत ठंडा पड़ गया है। उसने माथे पर बल डालकर आदिका को देखा। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? उसने आदिका की ओर देखते हुए उससे सवाल किया। पता नहीं, आदिका ने कहा। तुम ठीक हो ना? देवांश ने इस बार थोड़ी फिक्र से पूछा। मैं ठीक हूँ, आदिका ने जवाब दिया। इससे पहले कि देवांश कुछ बोलता पंडित जी की आवाज़ उन दोनों का ध्यान खींचा। वो उन दोनों को हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करने को बोल रहे थे।
देवांश और राधिका ने आंखें बंद करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी ने हवन कुंड में लकड़ी जलाई और धीरे धीरे करके उन दोनों की शादी की रस्में होने लगी थी। कन्यादान के लिए प्रफुल्ल और शोभा आगे आए। वो दोनों राधिका के पास बैठ गए थे। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया उन्होंने वैसे ही कन्यादान किया और राधिका का हाथ देवांश के हाथ में सौंप दिया। उन दोनों की पलकें गीली थी। राधिका की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, लेकिन वो सर झुकाकर बैठी रही कि वो अपने मम्मी पापा को देखती तो शायद रो देती। कन्यादान के बाद प्रफुल्ल ने आदिका के सर पर हाथ रखा तो आदिका की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उसने उनकी ओर नहीं देखा। उसका दिल भर आया था। आंसू को रोकने की जद्दोजहद में ऐसा लग रहा था मानो गले में कुछ चुभ सा रहा हो। उसकी शादी इतनी जल्दी होगी उसने कभी सोचा नहीं था। कन्यादान के बाद फेरों का वक्त आया। आदिका की एक बड़ी बहन ने आकर उन दोनों का गठबंधन किया और फिर देवांश और राधिका ने हवन कुंड की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। एक दूसरे को 7 वचन देने के बाद पंडित जी ने देवांश से आदिका की मांग भरने को कहा। देवांश ने चांदी के सिक्के में सिंदूर भरा और फिर आदिका की मांग भर दी। आदिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से एक आंसू छलक आया। उसके दिल में शायद इस बात की कसक हमेशा रहेगी कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। सबने मिलकर उस पर अपनी मर्जी थोपी थी। अब आदिका के दिल में उठती इस कसक को देवांश मिटाता है या इसे और बढ़ाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। सिंदूरदान के बाद देवांश ने आदिका को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया और इसी के साथ आदिका उसकी हो गई हमेशा के लिए। और इस बात की खुशी उसके चेहरे पर छलक रही थी, जबकि आदिका की पलकें और ज्यादा भीग गई थी। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसे अब अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा। उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी थी अपने परिवार के लिए। वो नाराज थी उनसे कि उनमें से किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन अब जब उनसे दूर जाने का वक्त आया था तो उसकी सारी नाराजगी कहीं गायब हो गई थी। देवांश और राधिका ने सब बड़ों का आशीर्वाद दिया और फिर शोभा आदिका को अपने साथ ले गई। उसने आज अपने हाथों से आदिका को खाना खिलाया और खाना खिलाते हुए वो उसे सारी सीख देती रही जो एक माँ अपनी बेटी को देती है जब वो पहली बार ससुराल जाती है। शोभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो आदिका को बता रही थी कि उसे ससुराल में कैसे और कब क्या करना है। आदिका एकदम से रोते हुए उसके गले लग गई तो शोभा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये वक्त मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बाहर देवांश और उसके घरवाले जल्द से जल्द विदाई की जिद कर रहे थे। कियारा अलग मुंह बनाकर घूम रही थी। वो तो शादी होते चली जाना चाहती थी, लेकिन आशा ने उसे बहुत मुश्किल से रोक रखा था। देवांश भी अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था जब सेजल उसके पास जूते चुराई के लिए पैसे मांगने आई। उसके साथ उसकी कुछ बहनें और दोस्त भी थी। देवांश को इस रस्म के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से में कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बताया कि शादी में साली अपने जीजू के जूते चुराती है और बदले में जीजू अपनी साली को पैसे देता है और अपने जूते वापस लेने के लिए। देव ने समझाया, तब जाकर देवांश को सेजल की बात समझ आई थी और फिर उसने मुस्कुराकर सेजल को उतने पैसे दे दिए जितने उसने मांगे थे। तो सेजल और उसकी सहेलियां बहुत खुश हो गई। सेजल ने खुशी से चहकते हुए देवांश से थैंक्स कहा तो देवांश भी उसके चेहरे की खुशी देखकर खुश हो गया। कुछ देर बाद आदिका की विदाई का वक्त भी आ गया था। उसका परिवार और बाकी रिश्तेदार उसके जाने का सोचकर बहुत भावुक हो गए थे। धवल की आंखों में भी नमी थी। शोभा और प्रफुल्ल की आंखों में तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उन दोनों की आदिका से जो भी नाराजगी थी वो आंसुओं के साथ बह गई थी। सेजल भी आदिका से लगकर बहुत रोई। धवल ने भी आदिका को गले लगाकर उसके आंसू साफ किए, लेकिन आदिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देवांश अपनी कार के पास खड़ा होकर आदिका को ही घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जब आदिका इसी शहर में रहने वाली है तो वो सब इतना रो क्यों रहे, और आदिका तो ऐसे रो रही है मानो वो आज उन सबको आखिरी बार देख रही हो। देवांश ने चिढ़कर सोचा। आखिर में धवल ने आदिका को कार में बिठाया, तब जाकर देवांश ने कुछ राहत की सांस ली। वो भी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर राधिका के पास बैठ गया और उसने फौरन ही ड्राइवर से चलने को कहा। उससे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। राधिका ने अपनी भरी भरी आंखों से मुड़कर एक आखिरी बार अपने परिवार को देखा और फिर कुछ ही देर में वो सब उसकी नज़रों से ओझल हो गए थे। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। राधिका ने अपनी भरी भरी आंखों से मुड़कर एक आखिरी बार अपने परिवार को देखा और फिर कुछ ही देर में वो सब उनकी नज़रों से ओझल हो गए थे। आदिका भी सीधी होकर बैठ गई, लेकिन वो अभी भी रो रही थी, जिससे अब देवांश हद से ज़्यादा इरिटेट हो गया था। व्हाट द हेल, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम क्या शहर छोड़कर जा रही हो क्या जो तुम्हें इतना रोना आ रहा है? देवांश चिढ़कर बोला तो आदिका ने चौंक कर उसे देखा। वो गुस्से में उसे देख रहा था। आदिका को भी गुस्सा आ गया। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा ना। वो अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए बिना किसी भाव के बोली और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। देवांश को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया है। देवांश ने कार के बीच का पार्टीशन गिराया और फिर आदिका के करीब आ गया। डोंट बी सैड, तुम अपने घर ही जा रही हो। देवांश ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा।
नरमी और अपनेपन से कहा। आदिका ने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। देवांश ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आदिका का दिल अचानक ही तेजी से धड़क उठा। उसकी पलकें ही ऊपर नहीं उठ पाई। देवांश उसे देख मुस्कुराया और फिर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए थे। उनसे पहले आशा और बाकी फैमिली वाले घर पहुंच गए थे। गृह प्रवेश की तैयारियां आशा ने पहले ही करवा दी थी। घर के आगे कार रुकी तो देवांश उसमें से बाहर निकला और उसने आदिका की तरफ आकर दरवाज़ा खोला और फिर उसके लिए अपना हाथ आगे कर दिया। आदिका ने चुपचाप उसके हाथ पर अपनी हथेली टिकाई और फिर बाहर आ गई। आशा ने उन दोनों की आरती उतारी और फिर आदिका को गृह प्रवेश करने के लिए कहा। वो चावल के कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर अंदर आ गई। उसके साथ ही देवांश भी अंदर आया। आशा उन दोनों को अपने घर के मंदिर में ले आई थी। वहां भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद देवांश और आद्विका ने कुछ और रस्में की और उसके बाद आद्विका को देवांश के कमरे में पहुंचा दिया गया था। आद्विका को कुछ लड़कियां जो रिश्ते में उसकी ननंद लगती थी वो उसे देवांश के कमरे में लाई और उसे बेड पर बैठाकर देवांश का इंतजार करने को बोली। कमरा काफी बड़ा था और खूबसूरती से सजाया गया था। जिस बेड पर वो बैठी थी उस पर भी ढेर सारे फूल बिखरे हुए थे। उसके अंदर अचानक ही घबराहट उतरने लगी। पता नहीं अब देवांश उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। वो अभी सोच ही रही थी कि किसी के आने की आहट महसूस करके उसने अपना सर नीचे कर लिया। उसकी उम्मीद के मुताबिक देवांश ही आया था। उसने आद्विका को देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सीधे कदमों से चलकर बेड की तरफ आ रहा था, जो महसूस कर आद्विका खुद में ही सिमटने लगी थी। देवांश आकर उसके सामने बैठ गया, लेकिन आद्विका ने अपना सर नहीं उठाया। हाँ, लेकिन वो महसूस कर पा रही थी देवांश की नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। डर लग रहा है? देवांश ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाकर पूछा। डर? नहीं तो डर क्यों लगेगा? आद्विका ने खुद का लहजा मजबूत करते हुए कहा। साथ ही अपना सर भी उसकी तरफ उठाया, लेकिन देवांश की गहरी नज़रें उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी, इसीलिए उसने फौरन ही अपनी निगाहें हटा ली। देवांश मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जब तुमसे पहली बार मिला था उस आद्विका में और तुम्हें बहुत फ़र्क नज़र आता है मुझे। बहुत बदली हुई सी लगती हो तुम, लेकिन तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे वैसे ही पसंद हो जैसे शुरुआती दिनों में मुझे मिली थी। देवांश ने कहा तो आद्विका उसे देखने लगी। मैं जानता हूँ अब तक जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुम कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ हो, पर तुम प्लीज़ पुरानी सब बातें भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आज से हम दोनों की मैरिड लाइफ शुरू हो गई है और अब हमें ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो ऐसे में हम दोनों के बीच कोई नाराज़गी नहीं रहनी चाहिए ना। देवांश ने कहा तो आद्विका ने हाँ में सर हिलाया। वो बोलना चाहती थी कि क्या सब कुछ भूलना इतना आसान होता है कि सिर्फ कह देने भर से इंसान भूल जाए, लेकिन वो ये बात बोल नहीं पाई क्यों। वो भी अब अपना और देवांश का रिश्ता सहज करना चाहती थी। उसे समझने की कोशिश करना चाहती थी कि अब वो उसकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गया था। देवांश उठकर कबर्ड के पास गया और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर वापस आद्विका के पास आ गया। उसने हाथ में पकड़ा बॉक्स आद्विका की ओर बढ़ाया और उसने खोलकर देखने को बोला। आद्विका ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक डायमंड सेट था जो बहुत ही खूबसूरत था। आद्विका समझ गई वो उसी के लिए है। कैसा है? देवांश ने उसे देखते हुए पूछा। बहुत सुंदर है। आद्विका ने उसकी ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तुमसे कम। देवांश ने उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए गहरी आवाज़ में कहा तो आद्विका ने अपनी पलकें झुका ली। देवांश ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे माथे को चूम लिया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देवांश उससे थोड़ा दूर हुआ और उसने आद्विका की बांग टीका उसके माथे से हटा दिया, जिससे उसके माथे में सजा हुआ उसके नाम का सिंदूर साफ तौर पर दिख रहा था। आद्विका सर नीचे करके बैठी रही। देवांश ने उसके कान के झुमके भी निकाल दिए और फिर उसके गले का हार भी उतार दिया। अब आद्विका के गले में सिर्फ उसका पहनाया मंगलसूत्र था। देवांश ने उसके सारे गहने उतार दिए थे। आद्विका को भी अब कुछ राहत महसूस हो रही थी, वरना इतनी भारी गहनों की वजह से उसके स्किन में इरिटेशन होने लगी थी। देवांश उसे प्यार से देखने लगा। वो गहनों के बिना और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम थक गई होगी, जाओ जाकर चेंज कर लो। कुछ देर बाद देवांश बोला तो आद्विका ने सर उठाकर उसे देखा। वॉशरूम उस तरफ है। देवांश ने उसे हाथ का इशारा करते हुए वॉशरूम दिखाया तो आद्विका बेड से उतर गई। आद्विका ने सोफे पर रखे अपने सूटकेस से एक ऑरेंज कलर की साड़ी निकाली और फिर अपना लहंगा उठाकर तेज कदमों से चलकर वॉशरूम के अंदर आ गई। वो काफ़ी देर बाद बाहर आई, तब तक देवांश ने भी कपड़े बदल लिए थे। वो इस वक्त टी शर्ट और लोअर में था। आद्विका उसे देखकर अपनी जगह पर ही ठिठक गई। देवांश के साथ वो इस वक्त बहुत असहज महसूस कर रही थी। उस पर देवांश की तेज़ और गहरी निगाहें उसे और असहज करने का काम कर रही थी। इस वक्त भी वो उसे बहुत गहरी और बेबाक नज़रों से देख रहा था। उसने एक बार फिर अपना सर झुका लिया। देवांश वाकई उसे बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। वो ऑरेंज कलर की साड़ी में कयामत लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी डायमंड वाली बिंदी और मेहंदी लगे हाथों में वही ढेर सारी चूड़ियाँ। देवांश समझ नहीं पाया था कि वो पहले ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी या अब। देवांश ने उसे देखते हुए ही उसकी ओर कदम बढ़ा दिए।
उसके करीब आकर देवांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा तो आदिका एकदम से चौंक गई। देवांश की आंखों में उसे इस वक्त कुछ बेबाकी सी ख्वाहिशें नजर आने लगी थी। उसने हड़बड़ाकर नजरें नीचे कर ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम इस वक्त मुझे किस कदर सड्यूस कर रही हो। देवांश ने उसके गाल से अपना गाल रब करते हुए उसके कान में नशे से चूर धीमी आवाज में कहा तो आदिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। देवांश ने अपना दूसरा हाथ उसकी खुली कमर पर रखते हुए उसे खुद से सटा लिया। आदिका की रीढ़ की हड्डी तक में सिरहन दौड़ गई। देवांश की ठंडी उंगलियां उसे अपने पेट और कमर पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी, साथ ही उसकी सांसें अपने चेहरे पर। देवांश ने अपना एक हाथ उठाकर उसके गाल पर रखा और उसके चेहरे को अपनी ओर करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। आदिका ने कसकर आंखें मूंद ली। यह एहसास उसके लिए एकदम नया था। उसने अचानक ही देवांश की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। देवांश का हाथ भी उसके गाल से सरक उसके बालों में गुम हो चुका था। देवांश भी आज पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आया था। आदिका के लबों की नरमी ने उसके अंदर उठते जज्बातों को और सुलगा दिया था। कुछ देर बाद वो आदिका से थोड़ा दूर हुआ, फौरन ही आदिका को अपनी बाहों में उठा लिया। आदिका ने कुछ हड़बड़ाकर आंखें खोली और उसे देखने लगी। वो उसे ही देख रहा था। आदिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। देवांश ने मुस्कुराकर उसके गुलाबी गाल को चूम लिया। वो उसे बेड के पास ले आया और उसे धीमे से बेड पर लेटाकर उस पर झुकते हुए ही उसे देखने लगा। आदिका का शर्म से बुरा हाल हो गया। घबराहट, बेचैनी, नर्वसनेस, सभी एहसासों ने मिलकर उसकी धड़कनों को बहुत तेजी से बढ़ा दिया था। वो बहुत असहज स्थिति में आ चुकी थी। वो खुद में ही सिमटने लगी थी। मुझे घूरना बंद करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आदिका से जब और सहन नहीं हुआ तो वो शर्म से दो चार होकर बोली, साथ ही बेड पर उठकर बैठ गई थी। देवांश को उसकी हालत पर हंसी आ गई थी। वो हंसा तो आदिका ने सर उठाकर उसे घूरा और आज पहली बार आदिका ने उसे इतनी गौर से देखा था। वो हंसते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। आदिका उसे कुछ पल देखे गई। देवांश ने जब उसे खुद की ओर देखती पाया तो उसकी हंसी मीठी मुस्कुराहट में बदल गई। बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्या? देवांश ने उसके करीब चेहरा बढ़ाकर कहा तो आदिका एकदम से चेप गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। देवांश ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ की तो कमरे में अंधेरा हो गया, लेकिन वहां चलती कैंडल्स की वजह से कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी अभी भी थी। आदिका ने जल्दी से देवांश की ओर देखा। वो उसे देखते हुए ही उस पर झुकने लगा था। आदिका ने उसकी आंखों में झांका तो उसकी आंखों में उसे पाने की ख्वाहिशें तैरती नजर आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़का। देवांश का चेहरा उसके बहुत करीब आ गया था। उसने बर्बर से देवांश के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन देवांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वो उसे बिल्कुल करीब आ गया। देवांश आदिका पीछे बेड से लग गई। देवांश ने उसके गाल पर हल्के से बाइट किया तो आदिका चहक उठी। उसने अपनी आंखों को और बड़ा करके देवांश को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आदिका ने इस बार नजर भरकर उसे देखा। वो वाकई बहुत हैंडसम था। आज कहीं महसूस हुआ उसे कि माही क्यों उस पर इतना अट्रैक्ट हो गई थी। माही का ख्याल क्या आया, उसका मन अजीब सा हो गया। वो कुछ और सोचती उससे पहले ही देवांश के होंठ अपनी गर्दन पर रेंगते महसूस हुए। उसने कसकर आंखें बंद करते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। वो उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। आदिका ने उसके कंधों को थामते हुए खुद को उसके हवाले कर दिया। उसे याद था विदाई से पहले उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि देवांश का अब उस पर पूरा हक है। वो उसे खुद के करीब आने से नहीं रोक सकती। देवांश मुस्कुराकर एक बार फिर उसके करीब आ गया और इस बार उसने उन दोनों के बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया था। उसकी और आदिका की तेज चलती सांसें और बेतरतीब धड़कनें उनके एक होने की गवाही दे रही थी। आदिका नहाकर बाथरूम से निकली तो उसकी नज़र देवांश पर पड़ी। वो बेड पर औंधे मुंह चादर को कमर तक ताने अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। आदिका धीमे कदमों से चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास तक आ गई। तौलिया से अपने बाल सुखाकर उसने बालों में कंघी फेरकर सिंदूर की डब्बी उठा ली। वो एक पल को ठिठकी थी, लेकिन फिर उसने अपनी मांग में देवांश के नाम का सिंदूर सजा लिया। साथ ही वो आईने में देखते ही देवांश के अक्स को देखना नहीं भूली थी। जिंदगी एकदम से बिल्कुल ही बदल गई थी। उसे इन हालातों में ढलने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था। उसने आईने में देखकर अपनी साड़ी सेट की और फिर चेहरे पर थोड़ा बहुत मेकअप करके बाद वो बिल्कुल तैयार थी। उसने अब फिर से देवांश को देखा और फिर धीमे कदमों से चलकर उसके पास आ गई। वो अभी भी औंधे मुंह हैंड्सअप की पोजीशन में सो रहा था। उसका चेहरा आदिका की तरफ था। आदिका उसके बदन की कसावट को देख रही थी। वो एक लंबे चौड़े गठीले बदन का मालिक था। आदिका उसके आगे बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लगती थी। रात उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि देवांश उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। उसने उसे बहुत प्यार और नरमी से छुआ था और ये बात आदिका को कहीं ना कहीं अच्छी लगी थी। उसके दिल में वो एक लम्हा गहरा उतर गया था। जब उस रात उसकी आंखों में आंसू आए तो देवांश ने छोटे बच्चे की तरह उसका सिर सहलाकर उसे अपने सीने से लगाया। वो एक लम्हा आदिका का मन देवांश के लिए थोड़ा साफ कर गया था। कुछ देर बाद जब आदिका की नज़र घड़ी पर गई तो 8 बजा रही थी। उसने फौरन अपना सर झुटका और देवांश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर बीच में ही रोक दिया।
उसे लगा कि शायद उसके उठाने से देवांश गुस्सा करेगा, इसीलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। वो सधे कदमों से इधर उधर देखती आगे बढ़ रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई, लेकिन आसपास उसे कोई नहीं दिखा। हाँ, बस एक दो नौकर थे जो यहाँ से वहाँ होते कुछ काम कर रहे थे। आदिका को कुछ हैरानी हुई। रात को जब वो आई थी तब थोड़े बहुत मेहमान थे, लेकिन अब तो कोई नजर नहीं आ रहा था। मैम, आपको कुछ चाहिए? उनमें से एक ने आकर आदिका से पूछा तो उसने जल्दी से नाम में गर्दन हिलाई। वो अब फिर से इधर उधर देखने लगी थी। मैम, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। उधर से गुजरते एक नौकर ने उससे पूछा, फिर जिस पर वो कुछ सकपक आ गई। इस अनजाने घर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल तो उसे अपना छोटा सा घर याद आ रहा था, जहाँ वो हॉल में बैठे हुए ही अपने घर में झांक लिया करती थी। वो मंदिर किस तरफ है? आदिका को अचानक ही मंदिर का ख्याल आया तो उसने पूछ लिया। वैसे तो रात आशा उसे और देवांश को मंदिर लेकर गई थी, लेकिन रात को वो बहुत परेशान थी और उस पर ये घर इतना ज़्यादा बड़ा था कि वो भूल गई थी कि मंदिर किस तरफ है। इस तरफ मैम। वो नौकर उसे रास्ता दिखाता आगे बढ़ा तो आदिका उसके पीछे पीछे चली गई। उसने मंदिर में आकर दिया जलाया और हाथ जोड़कर भगवान से अपने लिए प्रार्थना की कि उसकी ज़िंदगी में सब सही हो जाए। बीते दिनों उसके साथ जो कुछ हुआ उसने उसे जहनी तौर पर बहुत उलझा दिया था। वो कुछ देर बाद मंदिर से निकलकर हॉल में आई तो उसे आशा अपने कमरे से निकलती दिखी। आशा ने भी उसे देखा तो कुछ हैरान हुई। आदिका ने जल्दी से आकर आशा के पैर छुए, जैसे कि उसकी मम्मी ने बताया था। आशा ने भी उसे आशीर्वाद देते हुए उसके सर पर हाथ रखा। इतने जल्दी क्यों उठ गई तुम? आशा ने उससे पूछा तो आदिका को बहुत हैरानी हुई। उसे तो लगा था कि शायद वो लेट उठी है। अपने घर में तो वो 6 बजे उठ जाया करती थी। वो मुझे जल्दी उठने की आदत है, उसने कुछ पल बाद ठहर कर कहा। तो अपनी इस आदत को बदल लो, हमारे यहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं उठता। आशा ने कहा तो वो चुप रह गई। देवांश उठ गया। आशा ने फिर पूछा तो उसने नाम में सर हिलाया। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हें अगर कुछ खाना हो या कुछ काम हो तो तुम नौकरों को बोल देना, वो कर देंगे। आशा ने कहा तो वो सर हिला कर रह गई। आशा वापस कमरे में चली गई। आदिका की तो कुछ दिनों से भूख प्यास से कहीं गायब हो गई थी। कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। वो ऊपर वापस अपने कमरे में आ गई। देवांश अभी भी सोया हुआ था। वो जाकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन फिर उसका ध्यान बाहर बालकनी में खुलते दरवाजे की तरफ गया। वो उठकर उस तरफ आ गई। बाहर आकर ताज़ी हवा में सांस लेने से उसके मन को थोड़ी शांति मिली। फिर वो आसपास देखने लगी। नीचे खूब सारे पौधे और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बहुत अच्छा वातावरण था। आसपास बनी बड़ी बिल्डिंग्स और बंगले भी दिख रहे थे। आदिका जानती थी कि वो राजकोट का सबसे पॉश एरिया था। इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आई थी और ना ही उसने कभी सोचा था कि वो इस वक्त इस तरह कभी रहने आएगी, वो भी ताउम्र के लिए। लेकिन वो जो बातें अपने दिलो दिमाग में भी नहीं होती, ज़िंदगी अक्सर वही दिखाती है। उसने सोचते हुए ठंडी सांस छोड़ी। वो अभी भी वहीं खड़ी थी जब देवांश ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो एकदम से चौंक गई, लेकिन फिर जब देवांश का एहसास हुआ तो वो स्थिर हो गई। क्या कर रही हो यहाँ? देवांश ने उसके कंधे पर सर टिकाया और उसके गले पर रब रखते हुए पूछा। आदिका उसके इस अचानक के हमले पर खुद में ही कहीं सिमट गई। कुछ भी नहीं। वो जल्दी से उसकी ओर पलटी। वो अभी भी शर्टलेस था। लगता है जल्दी उठ गई थी, नींद नहीं आई ढंग से। देवांश ने उसे तैयार देखा तो उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, वो मुझे जल्दी उठने की आदत है। बहुत बेकार आदत है ये तो। देवांश ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अजीब भावों से कहा। आंटी भी यही कह रही थी। उन्होंने बताया मुझे यहाँ सब जल्दी नहीं उठते। यहाँ सिर्फ मॉम है जो 9 बजे के समथिंग उठती है, बाकी सब उनके भी बाद उठती हैं। और कियारा तो स्लीपिंग ब्यूटी है, वो सबके बाद उठती है। तुमने नाश्ता किया? देवांश ने उससे पूछा तो उसने नाम में गर्दन हिलाई। मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं नाश्ते के लिए, देवांश ने कहा और फिर उसके गाल पर एक किस करके उसे अपने साथ कमरे में ले आया। उसने अपने लिए कबर्ड से आदिका को अपनी पसंद के कपड़े निकालने को कहा और फिर वॉशरूम में चला गया। आदिका भी उसके जाने के बाद कबर्ड से उसके कपड़े निकालने लगी। उसने देवांश के लिए ग्रे पैंट और ऑलिव ग्रीन कलर की शर्ट निकाली और फिर उन्हें प्रेस करके बेड पर रख दिया। देवांश भी तब तक नहाकर बाहर आ गया था। वो इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। आदिका ने झिझक कर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। देवांश ने पहले अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखाकर उन्हें सेट किया और फिर कपड़े पहने। आदिका वो नीचे आए तब तक आशा और जिग्नेश भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। आदिका ने जाकर जिग्नेश के पैर छुए तो उसने हल्के से मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो आगे से उसके पैर ना छुए, वो उसके लिए कियारा की तरह ही है। देवांश और आदिका एक साथ बैठ गए। कियारा वहाँ नहीं थी। आशा ने एक नौकर को भेजा कियारा को बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो सो रही थी। नौकरों ने उन सबको नाश्ता सर्व कर दिया। आदिका चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। उसके लिए करने को कुछ था नहीं। उसके दिमाग में ये सवाल भी चल रहा था कि रात जिन मेहमानों को उसने देखा था वो सब कहाँ चले गए। क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही?
देवांश ने उसे टोका तो वो अपनी प्लेट पर झुक गई। उसने फौरन ही एक निवाला अपने मुंह में डाल दिया। तुम अपने घर कब जा रही हो? आशा ने उससे पूछा तो उसने सर उठाकर उसे देखा। देवांश ने भी रुककर अपनी माँ को देखा। वो समझ नहीं पाया था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। जब आप लोग जाएं, आदिका ने 2 पल सोचने के बाद कहा, तुम ऐसा करो, आज ही चली जाओ। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी कर लेंगे। आशा की बात सुन आदिका कुछ बोलती उससे पहले ही देवांश बोल पड़ा, मॉम होल्ड ऑन, आप आदिका को उसके घर क्यों जाने को बोल रही हैं? कल ही तो आई है ये, देवांश ने उकताए हुए लहजे में कहा। आदिका ने अजीब नजरों से उसे देखा। आशा ने गहरी सांस ली। बेटा, शादी के बाद दुल्हन अपने मायके पगफेरे की रस्म के लिए जाती है। मैं आदिका को उसी के लिए जाने को बोल रही हूँ, आशा ने उसे समझाया। लेकिन देवांश के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए थे। आदिका कहीं नहीं जाएगी, देवांश ने कहा तो आदिका बुरी तरह चौंकी। जिग्नेश और आशा भी बहुत हैरान हुए। क्यों? आशा ने कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही आदिका ने पूछ लिया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। देवांश अपने चेयर से उठता बोला और फिर वहाँ से चला गया। आदिका हैरान परेशान से उसे देखी गई। तुम नाश्ता करो, आशा मना लेगी उसे। जिग्नेश ने एक नज़र आशा को देखते हुए आदिका से कहा तो वो सर हिलाकर अपनी प्लेट पर झुक गई, छोटे छोटे निवाले तोड़कर खाने लगी, जबकि उसकी भूख मर चुकी थी। देवांश, क्यों इतनी जिद करते हो? ले जाओ ना आदिका को उसके घर। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ड्राइवर के साथ चली जाएगी। नाश्ते के बाद आशा उसे समझाने आई थी। नहीं मॉम, मैंने कह दिया ना, आदिका कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारे डैड गुस्सा करेंगे देवांश, मैं बात कर लूँगा डैड से। वो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं था। आशा सरछटक कर चली गई। उसके जाने के बाद आदिका कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। देवांश चलकर उसके पास आया। अब तुम्हें क्या हुआ? देवांश ने उसका चेहरा अपनी ओर करके पूछा। मुझे अपने घर जाना है। वो एकदम से रुआंसी हो गई। उसने आशा और देवांश की बातें सुन ली थी। आदिका, तुम अपने घर में ही हो? उसकी बात सुनकर आदिका की आंखों में अब आंसू छलक आए थे। देवांश ने अपनी आई ब्रोज पर उंगली फेरी। ओके, कुछ दिन बाद चली जाना। अभी तो हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे आज ही जाना है प्लीज़। वो बाकायदा रोने लगी थी। देवांश को आखिर उसकी बात माननी ही पड़ी। ठीक है, चलते हैं आज ही, देवांश बेमन से ही बोला। लेकिन ये सुनकर आदिका ज़रूर खुश हो गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। देवांश ने आगे कहा तो आदिका की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने तो सोचा था 2-4 दिन अपने घर में रहकर आएगी, लेकिन ऐसे कैसे? आदिका समझ नहीं पा रही थी। हम सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए जाएंगे, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। देवांश की बात सुन वो कुछ बोल भी नहीं पाई कि कहीं वो जाने से मना ही ना करते। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, आदिका ने कहा। फिर कपड़े बदलने चली गई। देवांश सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदिका के घर के लिए निकल गए थे। वो रात को जो सारे मेहमान आए थे वो क्या रात नहीं चले गए थे? आदिका ने आखिर अपने मन में चलता सवाल पूछ लिया। देवांश ने सिर्फ इतना ही कहा। आदिका अब चुप होकर बैठ गई। वो दोनों आदिका के घर पहुंचे। शोभा ने उन दोनों की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। आदिका को ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने दिनों बाद अपने घर पर आई हो। उसने कसकर शोभा को गले लगा लिया। कैसी हो? शोभा ने उसे अलग करते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आदिका मुस्कुराकर बोली। और फिर अपने पापा और भाई से मिलने के बाद उसने सेजल को अपने गले से लगा लिया। वो सेजल के साथ कमरे में चली गई थी। देवांश ने उसे जाते देखा तो एक गहरी सांस ली। वो धवल और प्रफुल्ल के साथ बाहर हॉल में ही बैठ गया था। शोभा ने दोपहर के खाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। आदिका अपनी मम्मी की हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गई। मम्मी, मैं कुछ हेल्प करवा दूँ? नहीं, सब हो गया है, तुम जाकर सेजल के साथ बैठ जाओ, शोभा ने रायते में मसाले डालते हुए कहा। क्या बात है, आपने तो एक ही दिन में मुझे मेहमान बना दिया। मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही। आदिका को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। उसके बाद से शोभा एकदम से चौंक गई। उसे लगा नहीं था कि उसकी परवाह के लिए आदिका ऐसा कुछ सोचेगी। तुम ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाने लगी हो, कुछ भी सोचती हो, शोभा ने कुछ गुस्से नाराज़गी से कहा। तो आदिका को लगा कि वो कुछ ज़्यादा बोल गई है। उसने पीछे से शोभा को गले लगाया। सॉरी, इतने दिनों से आप सबको मुझे भगाने की इतनी जल्दी थी कि मुझे लगा। उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। माँ बाप के लिए उनके बच्चे कभी पराये नहीं होते आदिका। तू माँ बनोगी तब एहसास होगा तुम्हें इस बात का। शोभा के लहजे में अभी भी थोड़ी नाराज़गी थी। अच्छा ना, सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, तब तक कि आप मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहने वाली हो। थोड़ी देर बाद क्यों? तुम आज झुककर नहीं जाओगी यहाँ? शोभा ने उसकी तरफ पलटते हुए हैरानी से पूछा। नहीं, देवांश ने कहा था सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए जाना है, फिर वापस चले जाएंगे, रुकना नहीं है। तो मायूस होकर बोली। ठीक है, अगर देवांश नहीं चाहता तो रहने दो, फिर कुछ दिन बाद आ जाना, शोभा ने कुछ पल रुक कर कहा। मम्मी, आप बोलो ना एक बार देवांश को, क्या पता वो आपकी बात मान ले। मैं आज नहीं जाना चाहती, कल चली जाऊंगी, आदिका ने शोभा का हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट की। तो शोभा ने उसे दिलासा दिया कि वो देवांश से बात करेगी। टू बी कंटिन्यूड।